आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल मिशन 27 न्यूज। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और पाएं प्रतिदिन अपने शहर की ताजा तरीन खबरें। अब पेश है आज की प्रमुख खबर। अखिल राजस्थान पत्रकार सम्मेलन 2025 का आयोजन ओस्तवाल ग्रुप के चेयरमैन उमराव सिंह ओस्तवाल के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पूर्व कुलपति माननीय रूप सिंह बारेट के सानिध्य में यूएस ओस्तवाल एजुकेशन सोसाइटी मंगलवार में आयोजित हुआ। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित किया गया। प्रो बारेट ने कहा कि ग्रामीण अंचल में उच्च शिक्षा के विकास के लिए वांछित संसाधन एवं वित्तीय सहयोग की महती आवश्यकता है। शिक्षा से ही देश का विकास होगा तथा व्यक्तित्व विकास में सहयोग मिलेगा। उमराव सिंह ओस्तवाल ने कहा कि शिक्षा के विकास के लिए जो भी समाजसेवी संस्थाएं अग्रणी हैं उसे सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग मिलना चाहिए। नए पाठ्यक्रम खोलने में अनावश्यक अवरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इस हेतु रीति नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है। आज देश प्रगति की राह पर अग्रणी है, उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने इस देश की युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें उचित दिशा बोध देने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में पीजी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर खुशबू सिंघल, फार्मेसी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अलका अग्रवाल एवं स्कूल के प्राचार्य श्री विनय शर्मा उपस्थित थे। मुख्य वक्ता महोदय, पूर्व कुलपति महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर, आदरणीय श्री रूप सिंह जी बारेट सर का मैं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करना चाहूंगी। सर कृपया अपना आसन ग्रहण करके इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएं। मैं अनुरोध करती हूँ जनरल मैनेजर ऑफ यूएस ओस्तवाल सोसाइटी प्रोफेसर MLG मांडोत सर का। सर कृपया आसन ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। साथ ही मैं निवेदन करती हूँ प्रिंसिपल ऑफ यूएस ओस्तवाल पीजी कॉलेज मिस खुशबू सिंघल मैम का एवं प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी ऑफ यूएस ओस्तवाल इंटरनेशनल स्कूल मिस्टर विनय शर्मा सर का। सर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार एवं बहुत बहुत अभिनंदन। आज की इस उल्लास और उमंग भरी सुबह में मैं पुनः आप सभी का यूएस ओस्तवाल एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से अपने अंतर्मन की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आपकी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। अब मैं इसी कड़ी में सर्वप्रथम अनुरोध करूंगी जनरल मैनेजर ऑफ यूएस ओस्तवाल सोसाइटी प्रोफेसर MLG मांडोत सर का एवं प्रिंसिपल ऑफ यूएस ओस्तवाल इंटरनेशनल स्कूल मिस्टर विनय शर्मा सर का कि हमारे परम आदर। चलिए क्षमा प्रार्थी। जैसा कि हमारी बहुत ही सुंदर परंपरा रही है कि हम किसी भी कार्य की शुरुआत परमपिता परमेश्वर के समक्ष शीश झुकाकर करते हैं, तो इसी परंपरा की पालना करते हुए मैं सभी पदासीन जनमान्य जनों से अनुरोध करती हूँ कि मां सरस्वती के समक्ष माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन का स्थापना दिवस है। तो इसी मौके पर मैं निवेदन करती हूँ कि महाराणा उदय सिंह जी के समक्ष माल्यार्पण करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। परमेश्वर से कामना करते हैं मुख्य वक्ता और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पूर्व कुलपति माननीय प्रोफेसर रूप सिंह जी साहब बारट, मेरे सहयोगी डॉक्टर खुशबू सिंघल, डॉक्टर अलका अग्रवाल, प्रोफेसर विनय शर्मा साहब और बाहर से पधारे हुए डॉक्टर विमल शर्मा जी जो डीन रहे हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, और जितने भी पत्रकार बंधु यहाँ पधारे हुए हैं उन सब का मैं हृदय के अंतःस्थल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यह हमारे लिए एक गौरव का विषय है कि आज इस प्रांगण में ओस्तवाल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रांगण में इतने पत्रकार बंधु एक साथ पधारे हैं और वे न केवल राजस्थान के एक महत्वपूर्ण विषय
कि ग्रामीण अंचल में उच्च शिक्षा के विकास की संभावनाएं, इस पर विचार अभिव्यक्त करेंगे। इसके साथ साथ आज ग्रामीण अंचल में ओस्तवाल ग्रुप किस प्रकार से उच्च शिक्षा और प्राइमरी एजुकेशन की शिक्षा से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक की शिक्षा का बंदोबस्त कर रही है और उसमें भी गुणवत्ता का बड़ा ध्यान रख रही है। और इतना ही नहीं, हमारे चेयरमैन सर की इच्छा है कि एक ग्लोबल स्तर पे जो शिक्षा होनी चाहिए, उस स्तर की शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा हमारे बालकों को मिले, इसके लिए वो सतत प्रयत्नशील हैं। वो इस बात की पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ जो कोई भी आवश्यकता हो, उस आवश्यकता की पूर्ति वो करेंगे। लेकिन शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वो बच्चों की पढ़ाई का, उनके सर्वांगीण विकास का भी ध्यान रखें। तो आज ये अवसर है कि आप सब, हम एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, संस्थाओं को देखेंगे और आप जो कुछ लिखेंगे उससे दूसरे संस्थाओं को भी प्रेरणा मिलेगी कि एक मॉडल के रूप में जो ओस्तवाल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन काम कर रही है, उस तरीके से यदि देश में शिक्षा की व्यवस्था की जाए तो निस्संदेह यहाँ की युवा पीढ़ी को बड़ा लाभ मिलेगा। एक बार पुनः मैं ओस्तवाल ग्रुप ऑफ एजुकेशन सोसाइटी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय सर, अब मैं आमंत्रित करती हूँ विनय शर्मा जी सर को कि वो आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता महोदय, पूर्व कुलपति महर्षि दयानंद सरस्वती कॉलेज के बारे में जीवन परिचय प्रस्तुत करें। Our esteemed chief guest of today's occasion, Honorable Chairman Sir of US Ostwal Education Society, Shri Umrao Singh Ji Ostwal Sir, esteemed chief keynote speaker of today's program, Honorable former VC of Maharishi Dayanand Saraswati University, Ajmer, Dr. Roop Singh Ji Baret, respected General Manager of US Ostwal Education Society, Professor MLG Mandos Sir, respected Principal of US Ostwal PG College, Dr. Khushbu Singhal, respected Principal of US Ostwal Institute of Pharmacy, Dr. Alka Ji Agarwal, and dear all respected media dignitaries present over here. A very warm and pleasant morning to one and all. I, Vinay Sharma, Principal of US Ostwal International School, heartily feel immense pleasure, proud and privilege to welcome you all to the US Ostwal Education Society. It is an absolute honor to me to take this opportunity to present a brief bio on our today's Honorable keynote speaker, Dr. Roop Singh Ji Baret. Professor Dr. Roop Singh Baret, Senior Professor and former Head, Department of Political Science, University of Rajasthan, Jaipur. He has taught and carried out research work in international relations for more than 3 decades in the university. That is from 1974 to 2010. Professor Baret has specialized in the field of international politics and expertise in the regional politics in South Asia. His publications, research projects, and participations in the national and international seminars made him widely known and recognized as an area expert. Professor Baret was sanctioned and financed a major research project entitled Indian Relations in the 21st Century by the University Grant, New Delhi in the year 2007 to carry out in the depth study of India's emerging relations
with China and its global implications. Professor Parekh was appointed as the Vice Chancellor of Maharishi Dayanand Saraswati University, Ajmer in 2012 by His Excellency, the Governor of Rajasthan. Presently, he is devoted to readings and writings along with other academic activities. सर, आप शिक्षा जगत में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व हैं। थैंक यू Professor Mendoza, all the three esteemed principals of the colleges, बाहर से पधारे हुए मेरे पत्रकार साथियों, भाइयों, बोलते थे। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आदरणीय ओसवाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को और प्रोफेसर मंडोज साहब को, जिन्होंने मुझे मौका दिया, और मैं खुश हूँ इसलिए कि मुझे आज दोहरी खुशी होती है। आज मुझे दोहरी खुशी हो रही है। एक खुशी तो मुझे इसलिए हो रही है कि हायर एजुकेशन के भविष्य के बारे में जो मैं सोचता रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेरे जीवन के सबसे अच्छे करीब 4 दशक उच्च शिक्षा के लिए दिए हैं। तो मैं जो सोचता था कि प्रदेश की उच्च शिक्षा को किधर होना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, मुझे यहाँ आकर के इस इंस्टीट्यूशंस को और आपके कैंपस को देख करके उमराव सिंह साहब बड़ी खुशी हुई। मैंने खाने के बाद बिल्कुल एक ब्रीफ राउंड लिया, बट आई वॉज एक्सट्रीमली प्लीज्ड, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अब हायर एजुकेशन को रिफॉर्म एंड रिवॉन्ट दोनों करने की सख्त आवश्यकता। द टाइम हैज कम that now higher education has to be reformed and reoriented. और अब इसको जो reorient होना है, apart from other directions, one of the major side is that now in place of urban centric, it should be rural. It should be rural centric. और यहाँ आकर के मैंने जो ये देखा, मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। और दूसरा, मुझे इसलिए खुशी हुई कि विषयों पे बोलने की तो आदत रही है, हम बोलते ही रहे हैं, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं मेरे पत्रकार मित्रों के साथ बात करूंगा, मेरे विचार हैं उनके साथ शेयर करूंगा, सो दैट द न्यू जनरेशंस मस्ट नो हायर एजुकेशन इस प्रदेश में क्या थी, हायर एजुकेशन इस प्रदेश में क्या हो गई, और हायर एजुकेशन इस प्रदेश में क्या होने। इसलिए मुझे उमराव सिंह जी साहब, राष्ट्र कवि मैत्रीशरण गुप्त की एक लाइन याद आ गई, जो उन्होंने लिखा, गुप्त जी ने लिखा, हम कौन थे क्या हो गए, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं। मुझे खुशी है कि इससे अच्छा ऑडियंस समस्याओं को विचार करने के लिए नहीं हो सकता, जहां एक तरफ इंस्टीट्यूशंस का मैनेजमेंट बैठा है, दूसरी तरफ पत्रकार भाई बैठे हैं। तो हम चाहते हैं कि एक सार्थक वार्ता इस पे हो कि वेयर वी आर गोइंग। इस विषय पे बात करने के लिए मैं 2 भागों में आपसे बात करना चाहता हूँ। पहला पार्ट में प्रदेश की उच्च शिक्षा पे एक गौर अर्पण करें, इसके बाद अपन चलेंगे कि रूरल एरिया, जिसे आप ग्रामीण अंचल कहते हैं, उसमें आज क्या है। जब हम हायर एजुकेशन की प्रदेश में इस समय क्या स्थिति है, जब इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, तो 2 बातें मैं आपसे कहना चाह रहा हूं बहुत संक्षेप में, क्योंकि आई एम अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट एज फार एज द इंफॉर्मेशन डाटा ऑल्सो कंसर्न आपके पास बहुत हैं,
इसलिए मैं उनको कोई प्रस्तुत करने के लिए नहीं हूँ। आई सिंपली गिव यू द सर्टेन व्यूज एंड माय ओन आइडियाज। सबसे पहले आवश्यकता आज जो है हायर एजुकेशन, दैट इज ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सपांशन और इम्प्रूवमेंट। आज भी आप देखिए, इन स्पाइट ऑफ ऑल द बेस्ट एफर्ट्स, आज भी हमारे प्रदेश में जो हायर एजुकेशन है उसका एक्सपांशन उतना नहीं है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितना होना चाहिए। अभी भी आपने लेटेस्ट रिपोर्ट देखी, मेरी आवाज तक आ रही है ना आप लोग? अभी आपने लेटेस्ट रिपोर्ट देखी तो राजस्थान सरकार ने स्वयं में माना है कि हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट जो 10.5% था, विगत 5 वर्षों में बढ़कर के इट हैज रीच्ड टू 13%। 10.5% registration has increased in the last 5 years and reached up to the level of 30. लेकिन आज भी मैक्सिमम लेवल कहाँ है? 13%। जबकि यू आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि अगर आप हमारे प्रदेश में और देश में देखें, इस समय हायर एजुकेशन में जाने वाला जो यूथ है उसके अगर आप एज ग्रुप को देखें तो इट कॉन्स्टिट्यूट 30% ऑफ द पॉपुलेशन। 30% population of the youth is in the age group who should be in the higher education institutions, जबकि आज कितना रहा है? मात्र 13%। तो आप देखिए आज हमारा यूथ जो इतना बचा हुआ यूथ है वो कहाँ जा रहा है? आप सोचिए कभी इसको। और अगर मैं आपसे सिर्फ आपका ध्यान आकर्षण करूं तो डेवलप्ड कंट्रीज में यू विल सरप्राइज्ड दैट दिस रेशियो इज ऑलमोस्ट 50%। 50% of their students who are in this age group, they are in the educational institutions, whereas our only meager 13%। बाकी विद्यार्थी कहाँ जा रहा है? बाकी यूथ तो है, वो कहाँ जा रहा है? क्या हमने उस यूथ के बारे में सोचा? आज वो यूथ पूरी तरीके से अनएम्प्लॉयड होकर के, हायर एजुकेशन विहीन होकर के वो दर दर भटक रहा है। और अगर मैं इसका आपको सिर्फ एक उदाहरण दूं, अभी मैंने पेपर्स में पढ़ा, आप ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में, कि अभी आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने क्लास 4 की कुछ वैकेंसीज निकाली एंड दे आर ऑलमोस्ट 53,749। हाँ, आई एम सॉरी, 53 लाख इतनी वो आपने वैकेंसीज निकाली हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने क्लास 4 की। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि एप्लीकेशन कितनी आई हैं? दिस इज ऑलमोस्ट 24 lakhs, ऑलमोस्ट 25 lakhs आप कह सकते हैं। क्या ये एक छोटा सा आंकड़ा मैंने आपके सामने क्या शो करता है कि आज भी हमारा यूथ गांव में बैठा हुआ है, बेरोजगार है, हायर एजुकेटेड नहीं है और उसके सामने एक क्राइसिस है। तो क्या आज जब हम हायर एजुकेशन बात प्रदेश में करें तो शुड वी नॉट थिंक ऑफ इट कि हमारा इतना % युवा यूथ आज कहाँ बैठा हुआ है? आर यू वरीड अबाउट इट? हम गरीब नहीं हैं। दिस इज माई फर्स्ट कंसर्न जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लोग ये कहते हैं कि सब हायर एजुकेशन तो बहुत है, गलत है ये कहना हायर एजुकेशन बहुत। हायर एजुकेशन का तो क्वांटिटेटिव इन टर्म्स ऑफ नंबर अभी एक्सपांशन होना है, वी हैव टू डू इट। और क्यों होना है? आई जस्ट लेट यू नो। माई सेकेंड कंसर्न इज इज वेरी ग्रेव, आई मस्ट से, और बीइंग ए प्रोफेसर in the university system almost for 3 decades, I'm very unhappy and I'm very sorry to say, and that is the qualitative aspect of higher education institutions. It's a very horrible situation we are facing. इस पे मैं आपसे लंबी चौड़ी बात नहीं कर सकता। I know that my audience और पढ़ने के साथ सर का बहुत बहुत स्वागत। सर, आपकी इस अमूल्य उपस्थिति के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उसके पहले उनका संक्षिप्त परिचय देना मैं समीचीन समझता हूँ। माननीय ओस्तवाल साहब का जन्म राजस्थान के चित्तौड़ जिले के मंगलवाड़ जैसे छोटे से गांव में हुआ। बचपन से ही मेधावी प्रकृति के थे। आपको बताना चाहूँगा कि जब 11th क्लास में थे आप और मैथमेटिक्स में आपको 99 मार्क्स मिले तो सीधे अध्यापक के पास पहुंच गए और बोले कि मेरे 1 नंबर कहाँ कटा।
तो अध्यापक ने कहा करे 99 नंबर तो आ गए, बोले वो ठीक है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि 1 नंबर कहाँ कटा। बात प्रधानाध्यापक तक पहुंची। प्रधानाध्यापक ने भी यही कहा कि अरे 99 आ गया और क्या चाहते हो। बोले नहीं सर वो बात ठीक है, लेकिन मेरा 1 नंबर कहाँ कटा। अल्टीमेटली उन्होंने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए, जब जाके संतुष्ट हुए। वही बात आप हमारी संस्थाओं में भी लागू करना चाहते हैं कि विद्यार्थियों की प्रतिभा को 100% उभारा जाए। इस बात का प्रयत्न किया जाए कि अंतरराष्ट्रीय जगत में हमारे विद्यार्थी ठीक से खड़े हों। आप यहाँ से बंबई पधारे बड़ी कठिन परिस्थितियों में, और उस जमाने में राजस्थान का विद्यार्थी जिसको अंग्रेजी ठीक से नहीं आती हो, वहां से आपने सीए की परीक्षा पास की, और सीए की परीक्षा पास करने के बाद में आप बिल्डर लाइन में आए। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि आज आप मुंबई जैसी महानगरी में मीरा रोड, भयंदर, नाला सोपारा, पालघर जैसी जगहों पर, और उदयपुर में अपने सुंदर विलास के पास में ओसवाल प्लाजा जैसी कम से कम 500 प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर चुके हैं, और उसमें सदैव गुणवत्ता का ध्यान रखा, और ग्राहकों को जो समय दिया गया उस निर्धारित सीमा में आपने उन मकानों को उपलब्ध कराया। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए, उसमें भी हर बात की ये जानकारी रखी कि भाई कहीं गुणवत्ता में कोई कमी ना आ जाए। एक दिन मैं आपके पास बैठा हुआ था तो फोन आया, और उन्होंने मोबाइल पे देखा, बोले इसका ये डिज़ाइन ठीक नहीं है, इसमें ये कमी है, वो कमी है। तो मुझे लगा इतना बड़ा आदमी और देखो कितनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे रहा है, और उसी वजह से आज उनकी गरिमा इस बिल्डर लाइन में बनी हुई है। इसी तरीके से शिक्षा जगत में मुंबई जैसी महानगरी में आपके 4 इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, वहाँ भी गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है। और यहाँ पर 100 बीघा परिसर में आपने 150 करोड़ की लागत से ग्रामीण बच्चों के लिए शिक्षा का उपबंध किया है, और कोशिश करते हैं कि हर प्रकार से बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती रहे। मैं आपके लिए कहना चाहूँगा कि पसीने की शाही से लिखते हैं जो अपने इरादे, मुकद्दर के पन्ने उनके रीते नहीं जाते। तो आपने वो मेहनत करके और ये मुकाम हासिल किया है। आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम 50 अवार्ड मिल चुके हैं, और अभी आपके सामने ही मैं आपको वो पुरस्कार दिलवाऊंगा। मुंबई में अभी राजस्थान दिवस की जो आयोजन हुआ था, उसमें आपको भारत श्री अवार्ड से राजस्थान और महाराष्ट्र में शिक्षा के विकास के लिए दिया गया। और हमारी संस्थाओं का जो आप पूरा ध्यान रखते हैं, तो आज हमारी संस्थाओं की तरफ से भी आपको सम्मानित किया जाएगा। ऐसे महामना व्यक्तित्व को मैं उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। माननीय ओसवाल साहब पधारें और अपना उद्बोधन करें। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज के हमारे प्रमुख वक्ता सम्माननीय डॉक्टर रूप सिंह जी, प्रोफेसर मांडोक साहब, हमारे सभी इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल्स, पधारे हुए सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बंधुओं, मैं तो यहीं पास मंगलवाड़ गांव का रहने वाला हूं, और मन में एक लालसा थी कि कहीं न कहीं हमारे एरिया में भी एजुकेशन के लिए कुछ किया जाए, ताकि हमारे विद्यार्थी जो है, बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ सकें। हमने बहुत प्रयास किया। लगभग 5 साल तक मैं इस एरिया में ज़मीन के लिए ढूंढता रहा, लेकिन कहीं भी एक साथ ज़मीन मिलने की उपलब्धि नहीं हुई। अचानक ये ज़मीन हमारा ऑफर आई और हमने 5 मिनट में इसका सौदा किया, और सहयोग से बाकी ज़मीन मिलती गई, और ये लगभग 100 बीघे और अधिक ज़मीन हो गई आज। और हमारा एक सपना था, ऐसा कह सकते हैं, कि इस एरिया में अच्छी से अच्छी एजुकेशन देने की
कोशिश की जाए, और हमने की। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे हाथ में था उसको हमने पूरा प्रयास किया देने का। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कहते हुए, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं तकलीफ होती है कि हमारे गवर्नमेंट्स के जितने नॉर्म्स हैं वो इतने कह सकते हैं कि क्या वर्ड यूज़ नहीं किया जा सकता उसके लिए, कि इस तरह के हैं कि जिसके लिए आदमी जिसको प्रॉपर काम करना हो वो दौड़ता ही रहे, और वो हर जगह पे हर टेबल पे रिश्वत दिए बगैर वो काम आगे नहीं बढ़ सकता। ज़मीन लेने के बाद जैसे एनए कराने का प्रोसीजर आया, उसके लिए भी पैसा चाहिए। उसके बाद प्लान पास कराने के लिए गए, उसके लिए भी पैसा चाहिए। उसके बाद परमिशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस अलग अलग जो लेनी है उसके लिए भी पैसा चाहिए। और उसके बाद सबसे बड़ा, और पता नहीं कैसे डॉक्टर साहब जो लॉ बना रखा है कि जैसे अगर आपको, मैंने एक टेक्निक कॉलेज की परमिशन ली, होटल मैनेजमेंट की परमिशन ली, उसका नियम क्या है आप सुन के आश्चर्य करेंगे कि फर्स्ट व्हेन यू आर अप्लाइंग आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका होना चाहिए। उसके बाद आपके पास वो टेक्निकल्स और टेक्निक्स प्रोफेसर्स होने चाहिए। क्लास चालू नहीं हुई है पर उसके पहले आपके यहाँ प्रोफेसर होने चाहिए, और वो भी एक्सपीरियंसड होने चाहिए। मैं आज तक वो क्वेश्चन का जवाब नहीं पाया कि उन सब प्रोफेसर को मैं अपॉइंट करूँगा जितने इंटेलिजेंट प्रोफेसर होंगे उनको, वो यहाँ क्या करेंगे बैठे बैठे? एक साल तक आप परमिशन नहीं दे रहे हो और उसके बाद वो यहाँ बैठ करके क्या करेंगे? विचित्र कानून है। अब उनको आप जो हमारे लाइसेंसिंग ऑफिसर है वो बोलता है सर पेपर पे दिखा दो कि आपने अपॉइंट किया और उनको डमी सैलरी दो। आवर कॉन्शियस डजंट अलाउ कि वी शुड डू इट द रॉन्ग। और इस तरह की कई परेशानी हमें आई। एक आश्चर्यजनक बात बताऊं, हमारा 5 साल पहले एक इरादा था, सर ध्यान से सुनना आप सभी लोग, ये इरादा था कि यार एक रूरल एरिया और एग्रीकल्चर कॉलेज बनाया जाए। हमने बहुत सर्वे किया, हमारे उदयपुर के अलावा कहीं है नहीं। उसके लिए पहला क्वेश्चन आया कि आपके पास ज़मीन होना चाहिए और विद इन लिमिट होना चाहिए। हमारी थोड़ी दूर है फार्म हाउस, हमने और ज़मीन खरीद ली कि यार चलो ज़मीन खरीद लेते, नज़दीक रहेगी। ज़मीन खरीद ली, इन्वेस्टमेंट हो गया वो करोड़ सौ रुपीज़ में। उसके बाद 5 साल हो गया, आज तक पोर्टल नहीं खुला। मैं जब भी आता हूँ प्रोफेसर अलका से बात करता हूँ, भाई क्या हुआ आगे, वो बोलते हैं सर पोर्टल ही नहीं खुला, हम क्या कर सकते। हमें आयुर्वेदिक हॉस्पिटल लाना है इस एरिया के हिसाब से और कुछ नई चीज़ बनाना चाहे। हमने बिल्डिंग बना दी और उसके बाद जब कोशिश की तो बोले आप डॉक्टर्स को अपॉइंट करो, इतने मरीजों का इलाज करो, उसके बाद लाइसेंस मिले। क्या पद्धति है? आपके पास आप लाइसेंस नहीं है, आप डॉक्टर रख सकते? कैसे रख सकते? और लाइसेंस लेने के लिए आपको पहले इतने लोगों का ट्रीटमेंट करना। इस तरह की परेशानियां हैं। तो पत्रकार बंधुओं से मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार को आगाह करें कि भाई आपके डिपार्टमेंट्स को सुधारें। हम लोग जैसे कई लोग हैं और 50 साथी पैदा किए जा सकते हैं, उन्हें खड़ा किया जा सकता है जो रूरल एरिया में अच्छी एजुकेशन देने की लालसा रखते हैं, जिनका लेस मात्र भी ये इरादा नहीं है कि हमें कमाई। आप सुन करके आश्चर्य हो गए कि यहाँ पर हमारा जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है उस प्रमाण में आज 8वां साल है तब भी ब्रेक इवन नहीं है। करोड़ ऑफ रुपीज़ एवरी ईयर हमें बॉम्बे से भेजना पड़ता है, लेकिन फिर भी दिमाग में ये रहता है कि यार हमारे एरिया में हम कुछ न कुछ कर पाएँ। आने वाले समय में मैं अभी आने वाले समय की बात बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन और ला रहे हैं जो बिल्कुल अलग तरह की एजुकेशन रहेगी। इट्स नॉट एन प्रोफेशनल एजुकेशन इन एनी वे, जिसमें सारे स्टाफ फॉरेनर्स आएंगे, सारे फॉरेनर रहेंगे, प्रोफेसर वगैरह सारे, और वो हम प्राइमरी एजुकेशंस देंगे। उस एजुकेशन के बाद हमारे बच्चे इंडिया से बाहर पढ़ने जाएंगे और उनके बच्चे यहाँ पर आएंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि वो कुछ इंडियन कल्चर्स को, अपनी संस्कृत को और इस तरह की भाषाएं सीखने के बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। वो कार्यक्रम हम अगले साल से लागू करने जा रहे हैं। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा रेडी हो गया। 300 बेड का एयर कंडीशन हॉस्टल हमने निर्माण कर लिया है। 1.25 लाख फीट की हमने बिल्डिंग खड़ी कर ली है और उसके बाद इस तरह का एक एजुकेशन सेंटर और आने वाला है। आज की तारीख में मैं मेरे मुंह से कुछ कहूँ वो ठीक नहीं, लेकिन उदयपुर चित्तौड़ जिले में रहने वाले
अक्सर सुनते होंगे यूएस ओस्टवाल एजुकेशन के बारे में कि किस ग्रेड की हम एजुकेशन दे रहे हैं। आपकी ये जो सुन के आश्चर्य करेंगे कि बीएससी बीकॉम बीए में बच्चा पढ़ता है, उसकी फीस है 12,000, 12,000 रुपीज़ ईयरली फीस है। और वेयर इज द प्रोफेसर्स सैलरीज आर मोर देन 30,000 40,000 पर मंथ। और गवर्नमेंट के कानून है। अब मैं जब इनके सर्वे रिपोर्ट मांगता हूँ तो मालूम पड़ता है कि सर हर 20 किलोमीटर पे एक एक कॉलेज खुल गया। मैंने कहा यार उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, क्या है? बोले सर 2 कमरे का एक वो बना रखा है, 3 कमरे का बना रखा है, और उन्होंने ये स्कूल चालू कर दिया और फीस है 2,000 रुपया ले लेते हैं, एडमिशन देते हैं, बच्चे आए नहीं आए अलग बात। अभी डी फार्मा की बात बताओ, हमारे यहाँ 2 कॉलेज है डी फार्मा के। डी फार्मा में जो अब टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जिसका डिग्री लेने के बाद बच्चा मेडिकल कॉलेज खोलते, मेडिकल स्टोर्स खोलते हैं। इम्पोर्टेंट बात है नहीं कि वो गलत दवा दे दे कल तो क्या होगा। उस तरह के स्कूल्स कॉलेजेस आसपास कई खुल गए। आसपास का मतलब राजस्थान में 300 खुल गए, 300। अब उसमें इंस्टीट्यूट क्या करता है, कहीं भी जगह भाड़े पे ले ली, थोड़ी बहुत ले ली, वो 20-20 हज़ार रुपया से फीस ले रहे हैं और बच्चा आता ही नहीं, अटेंडेंस लगा तो डिग्री मिल रही। अब जो रियल पढ़ाई करवाना चाहते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बैठे हैं, जो लेबोरेटरीज लेकर के बैठे हैं, उनकी क्या हालत होगी सोचो आप। बिकॉज बच्चे को जब तक आप ट्रेनिंग नहीं दोगे, प्रॉपर पढ़ाई नहीं कराओगे, तो वो क्या सीख पाएगा, और नहीं सीख पाएगा तो वो क्या दुकान लगा पाएगा, फिर डिग्री का महत्व क्या है। तो एजुकेशन धीरे 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 अगर यही कानून रहा तो एक दिन गर्त में चला जाए। सुन करके आप आश्चर्य होंगे कि हमारे यहाँ MBBS की डिग्री की 5 इयर्स की गवर्नमेंट फीस इज 1 करोड़ ऑफिशियल फीस। अनऑफिशियल कितनी वो आप लोग जानते हैं। और ऐसी कंट्रीज है, यूक्रेन वन ऑफ देम था, जो सिर्फ 25 लाख रुपया लेता है और डॉक्टरी की डिग्री देता है, 5 साल पढ़ाई करा। वेयर वी आर स्टेड। आवश्यकता है कि हमारी इस तरह की सारी पॉलिसीज़ को हमें गवर्नमेंट को चेंज करना चाहिए। सुन करके बड़ा दुख, सुन करके नहीं महसूस करके दुख होता है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, दैट इज़ नॉन मैट्रिक। अभी इससे आगे कुछ कहने की जरूरत है नहीं। समझ लीजिए कि उस देश का कितना भला एजुकेशन में हो सकेगा, वो एक सोचने की बात है। मैं एक बार एक परमिशन के लिए, होटल मैनेजमेंट की परमिशन के लिए इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर के पास गया था। वो बैठी थी, हम लोग बैठे, IAS अफसर जो उनके असिस्टेंट्स होंगे, जो इसको 1 घंटा मेरे सामने खड़ा रखा, 1 घंटा, और वो मेरे से बात करने में मशगूल है। आपका काम कैसे चल रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ परमिशन रुकी है, SCT में क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो बेचारा खड़ा 1 घंटे से। नॉन मैट्रिक इज गिवन इन द पनिशमेंट ऑफ 1 आवर IAS अफसर। ये क्या पॉलिसी है, किस तरह की पॉलिसी? हमारे स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को पढ़ाने के लिए हमारे ट्रेंड टीचर की जरूरत है। कितने ट्रेंड? DN क्या बोलते हैं आपके यहाँ उसको? STC, हाँ DRT, जो भी, और उससे ऊपर B.Ed। हमारे स्कूल में आप उसके बिना अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते। एंड वेयर एज एनी मिनिस्टर कैन गेट द एजुकेशन मिनिस्ट्री विदाउट एनी क्वालिफिकेशन। कैसे भारत का उद्धार होगा बंधुओं, कैसे होगा? जब हम फॉरेन में जाते हैं और इसी तरह की बातें सुनते हैं तो कैसा सेमफुल लगता होगा। सोचे, विचार करें। पुनः मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में एजुकेशन देने का प्रयास करते हैं, हर तरह की। हमारे स्कूल में भी आप देखेंगे कि हम लोग जैसे हॉर्स राइडिंग देते हैं तो हॉर्स ही खरीद लिए। स्विमिंग पूल हमारा अपना है, राजस्थान में सबसे बिगेस्ट स्विमिंग पूल है। ये हमें पता नहीं था, गवर्नमेंट ने सर्वे किया, उनको टूर्नामेंट करवाना था तो उन्होंने सर्वे किया और उन्होंने अभी 500 टीम का यहाँ पे टूर्नामेंट किया था कुछ महीने पहले। उसके बाद हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ के लिए सारे हमारे एग्रीकल्चर फार्म हैं, सारी शुद्ध सब्जियां वहीं पैदा करके दी जाती है। गुणवत्ता का हर तरह का प्रयास किया जाता है। और उसके बाद भी हमारा यही कहना है कि आने वाले समय में भी जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी
वो भी हम यहाँ पर ला करके प्रयास करेंगे। उसके थ्रू हम हर तरह की सुविधाएं देने का, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट बनाने का हमारा सपना है, जिसको हम निश्चित रूप से हमारे बच्चों को यहाँ पढ़ाएंगे और इनको फॉरेन में जाने के लिए किसी भी तरह की परमिशंस की दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारा प्रयास रहेगा। पुनः आप सब पधारे और इस कार्यक्रम को सफलतम बनाया। मांडव साहब ने और हमारे सारे प्रोफेसर ने जो प्रयास किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार है। जय हिंद। जिंदगी है तो ख्वाब है, जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसले हैं, हौसले हैं तो विश्वास है, विश्वास है तो जीत हमारी है। वेरी गुड आफ्टरनून। सदन में उपस्थित सभी आदरणीय महानुभावों, शिक्षाविदों, पत्रकार बंधुओं को मैं डॉक्टर अलका अग्रवाल, प्राचार्य यूएस ओस्तवाल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी की ओर से आप सभी को नमस्कार ज्ञापित करती हूँ। आज अखिल राजस्थान पत्रकार सम्मेलन, इस संस्था के चेयरमैन माननीय उमराव सिंह जी ओस्तवाल ने मुख्य अतिथि पद के दायित्व का निर्वहन किया। प्रोफेसर रूप सिंह जी बारेठ सर, पूर्व कुलपति महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर ने मुख्य वक्ता के रूप में ग्रामीण अंचल में उच्च शिक्षा के विकास की संभावनाओं पर प्रकाश डाला और हमें इस दिशा में गहन चिंतन करने को प्रेरित किया। इस संस्था में कार्यरत हमारे डायरेक्टर श्री विजय सिंह जी ओस्तवाल सर, जो अभी यहाँ पर किसी फैमिली प्रोग्राम की वजह से उपस्थित नहीं है, हमारे जनरल मैनेजर सर श्री एम.एल. मांडोर सर, यूएस ओस्तवाल पीजी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर खुशबू सिंघल मैम तथा यूएस ओस्तवाल इंटरनेशनल स्कूल के प्राचार्य श्री विनय जी शर्मा ने अपनी अपनी संस्थाओं की गतिविधियों को उजागर किया। उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं ने अत्यंत गहन एवं पैनी दृष्टि से प्रश्न पूछे तथा संस्था की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करी और आयोजन को सफल बनाया। मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी और हमारी संस्था ओस्तवाल एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए हृदय के अंतःस्थल से साधुवाद ज्ञापित करती हूँ और आशा करती हूँ कि हमारी संस्थाओं के विकास में आप सभी का सकारात्मक एवं प्रेरणास्पद सहयोग भविष्य में भी मिलता रहेगा, जिससे हम इस देश की भावी पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दे सके और हमारे चेयरमैन सर का जो सपना है उसको हम अच्छी तरह से साकार कर सके और देश की भावी पीढ़ी को हम एक अहर्निश सेवा के लिए तैयार कर सके। एक बार आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी जो भी स्टाफ, जो भी पर्सन इसके लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और आप सभी पधारे हुए सभी पत्रकार साधुविद, सभी सम्मानजनक पत्रकार समुदाय को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया और हमें मार्गदर्शन दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।